हमारे जो पाकिस्तानीज़ हैं विद ऑल दीज़ टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ एंड एक्सपर्टीज़ एग्ज़ेक्टिव लेवल पर यूजुअली मल्टीनेशनल कंपनीज़ में नहीं जा पा रहे। इसमें कोई हमें ऐसा करिकुलम डेवलप करना है कि जब वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को कैटर कर सकें। आपने कपड़े कैसे पहने, राइट? आप खड़े कैसे होते, आप बात कैसे करते, इवन आजकल आपको पता है कि हैंड मूवमेंट कैसे करनी है, आपकी इंग्लिश का एक्सेंट क्या है, राइट? ज़्यादातर लोग जो हमारे फाइनेंस के सीएफओज थे, डिफरेंट बिजनेसेस के, प्रोडक्ट लाइंस के, रीजन्स के, वो सब इन ग्रोन या होम ग्रोन टैलेंट था जी का अपना। वो हर जगह मौके की रिक्वायरमेंट के लिहाज से है, उसको टेक्निकली स्ट्रांग भी होना है, उसको मोटिवेशन भी देनी है, उसको इंक्लूसिवनेस भी देनी है, उसको कस्टमर सेंट्रिक भी होना है, उसको जोकर भी होना है, उसको जगलर भी होना है, राइट? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारे जो पाकिस्तान में और हमारे जो रीजन में सोशल और प्रोफेशनल जो चैलेंजेस हैं उसको उसके ग्लोबल पर्सपेक्टिव को जो है वो एड्रेस किया जाए, और उसके अलावा जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएं। जैसा कि आप को पता है कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक सीरीज़ चल रही है प्रेजेंटेशन नर्वसनेस पे, और लास्ट टाइम हमने चेंज मैनेजमेंट पे भी बात की, लीडरशिप के टॉपिक्स पे भी बात की। और आपको मालूम है कि हमारे जो पिछले दो पॉडकास्ट में जो गेस्ट थे वो बड़े ही ऑनरेबल नासिर सलीम साहब आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने फ्लाई बैक करना है यूके। और इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने आज फिर टाइम निकाला, और ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है क्योंकि प्रिपरेशन चल रही होती है, बहुत से काम करने होते हैं। लेकिन इनका एक एक दो बड़े ही क्रिटिकल टॉपिक्स पर इनका पर्सपेक्टिव जानने के लिए हमने इनको जो है ना वो बॉदर किया है। वेलकम नासिर साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर कमिंग। नहीं, आपका शुक्रिया, आपने दोबारा बुलाया। बहुत शुक्रिया। हमें पता है कि मैं खुद चूँकि ट्रैवल करता रहता हूँ तो कितना मुश्किल होता है बहुत से, क्योंकि आपका जब पर्सनल ट्रैवल होता है तो उससे फैमिली रिलेटेड बहुत चीज़ें होती हैं जो जी आपको करनी होती हैं। बिज़नेस ट्रैवल नहीं है तो आपको बहुत से काम करने होते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने अगेन ये टाइम निकाला। आज हम आपसे जो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी अरसे से मेरे ज़हन में था, और ऑफ़लाइन शायद हमारी कभी इस पे डिस्कशन भी हुई हो, वो ये है कि हमने क्योंकि ग्लोबल और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया है, तो उसमें एक कॉमन फीलिंग है कि जो हम पाकिस्तानीज़ हैं, वी आर बेस्ट इन क्लास व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल स्किल्स। स्पेशली जब मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखता हूँ और उनका जो टेक्निकल नॉलेज है वो बेस्ट इन क्लास है, स्पेशली इन दिस रीजन। मैं नहीं समझता कि दूसरे किसी भी हमारे करीबी जो कंट्रीज़ हैं उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस लेवल का उनका टेक्निकल नॉलेज होता है, और इवन पर्सनैलिटी में भी दे आर वेरी फोकस्ड, साउंड एंड टू द पॉइंट। और मतलब मेरे बहुत सारे सीएस जो हैं वो दोस्त भी हैं, मेरी फैमिली में भी जो हैं वो एक साहब हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली हुई। ही यूज्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ आई कैप। फिर इसी तरह मेरी भांजी भी अभी सीए कर रही है। तो मैं और मेरे दोस्त, आपको पता है दुबई में हमारे जी। बहुत से दोस्त हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। उनमें मैं ये सारी क्वालिटीज़ देखता हूँ, और बहुत टेक्निकली वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इवन एसीएमएस जो हैं दे आर रियली गुड। एमबीएस, एमबीए में हम समझ सकते हैं कि हमारे अभी लम्स के अलावा इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट नहीं हैं जो कि यानी जो वर्ल्ड क्लास लेवल के हों आईबीए, रैंकिंग में। आईबीए आईबीए नाम। इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानीज़ हैं विद ऑल दीज़ टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ एंड एक्सपर्टीज़ एग्ज़ेक्टिव लेवल पर यूजुअली मल्टीनेशनल कंपनीज़ में नहीं जा पा रहे। इसमें कोई शक नहीं कि मिडल ईस्ट में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसमें पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने उन कंपनीज़ को फ़ॉर्म किया, फ्लरिश किया, सेटअप किया, उसमें ग्रोथ लाए, और कई-कई सालों से वो उसके जीएम हैं। लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनी कल्चर की या मल्टीनेशनल लेवल की बात आती है तो वहाँ पर हम पाकिस्तानीज़ जो हैं वो मिडिल मैनेजमेंट या अपर मिडिल मैनेजमेंट लेवल तक बहुत जी। अच्छा परफॉर्म करते हैं, और हम पे बड़ा ट्रस्ट किया जाता है। हम बहुत सारी डायमेंशंस और डायरेक्शंस में परफॉर्म करते हैं। लेकिन हम उस थ्रेशहोल्ड बैरियर को या उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहे। मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई थाउजेंड्स में से कोई एक एग्जांपल होगी कि जो मल्टीनेशनल कल्चर में एग्जेक्टिव लेवल पर लोग होंगे
और वो भी मेरी ऑब्जर्वेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि वो मे बी ड्यूअल नेशनल होते हैं या लेट्स से वो फॉरेन कंट्री में ही बॉर्न हुए हैं, वहीं पे ही उन्होंने तालीम हासिल की है। इवन मैं इंडिया में भी ये देखता हूँ कि बहुत सारे जो फॉरेन नेशनल्स या जिनके पास पीआर है, दे आर वन ऑफ द एग्जेक्टिव्स। तो इस पे आज मैंने इसकी लंबी एक्सप्लेनेशन इसलिए दी कि हम इसको हर एंगल से इसको थोड़ा सा इसका रूट कॉज एनालिसिस करें कि आपकी नज़र में क्या वो फैक्टर्स हैं, और फिर सेकंड फेज में हम आपसे ये पूछेंगे कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसको हम इस बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत पर्टिनेंट टॉपिक है आज के लिए। और जिस तरह हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, हम देखते हैं कि हम बहुत सा टैलेंट डेवलप करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए। तो हमारी एक बड़ी मेजर एक्सपोर्ट जो है वो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, गोइंग टुवर्ड्स मिडल ईस्ट एंड टू द वेस्ट एज वेल। और अभी रिसेंटली लोगों की मूवमेंट ज़रा ज़्यादा भी हो गई है। लेकिन अगर हम फोकस करें लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, कॉन्ग्लोमरेट्स पे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें शायद 3 मेजर फैक्टर्स हैं। उसमें से एक फैक्टर जो है वो अवेयरनेस का है। फॉर एग्जांपल 24 इयर्स अगो जब मैंने अपनी प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या वेन्यूज़ अवेलेबल हैं अदर दैन द लोकल पाकिस्तान मार्केट और बीइंग इन अ प्रोफेशनल फर्म। तो मैंने प्रोफेशनल फर्म से ही कंटिन्यू किया, स्टार्ट किया पहली जॉब, और उसके बाद आई ट्रांजिशन इनटू द इंडस्ट्रियल साइड ऑफ द बिजनेस। वहाँ जाकर, और उसमें भी मुझे 2 जॉब्स के बाद जब मेरी तीसरी जॉब जी में थी तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि कंपनीज किस तरह से अपने सीनियर टैलेंट को ग्रो करती हैं। ज़्यादातर लोग जो हमारे फाइनेंस के CFOs थे, डिफरेंट बिजनेसेस के, प्रोडक्ट लाइंस के, रीजन्स के, वो सब इन ग्रोन या होम ग्रोन टैलेंट था जी का अपना। उस वक्त फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई, फिर मैंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को देखना शुरू किया। तो मुझे पता चला कि सारी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें लीडरशिप प्रोग्राम्स हैं, और वो सिर्फ फाइनेंस के नहीं हैं। वो IT के भी हैं, वो HR के भी हैं, ऑपरेशंस के भी हैं, कमर्शियल फाइनेंस यहाँ पे अलग होता है वो है, कमर्शियल ऑपरेशंस के अलग हैं, सेल्स के अलग हैं। तो वर्चुअली जिस भी फंक्शंस को आप देख लें, हर फंक्शन के लिए आपको एक लीडरशिप प्रोग्राम मिलेगा उन सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। और अगर हमारे पास वो अवेयरनेस नहीं है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उन लीडरशिप डिफरेंट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप प्रोग्राम्स की, ऑब्वियसली हम उसमें नहीं जाएंगे। और अगर हम उसका पार्ट नहीं है तो हमारा उन कंपनीज में नेटवर्क नहीं बनेगा, और अगर नेटवर्क नहीं बनेगा तो आप उन कंपनीज में ग्रो नहीं कर सकते। तो एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर जो है वो हमारी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि जिन कंपनीज में हम जाना चाह रहे हैं उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो जो टैलेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या उसका करिकुलम और जो उसकी ट्रेनिंग है वो उन चीज़ों की, उन रिक्वायरमेंट्स को कैटर कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अगर हम अपना बंदा ले भी जाएं किसी तरीके से, उसको पता चल जाए, बट ही डजंट नो कि दूसरी तरफ रिक्वायरमेंट क्या है, और उसमें एंट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसमें ग्रोथ की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो फिर हम फेल हो जाएंगे। और तीसरी जो कि शायद एक माइक्रो इकोनॉमिक रीज़न है, वो स्मॉलर इंडस्ट्री सेक्टर है हमारा। क्योंकि हमारे पास बिजनेसेस कम है, तो बाहर से कंपनीज कम आती हैं, जो आती भी हैं तो उनका बिजनेस भी छोटा होता है, तो वो इतना फोकस नहीं करती कि यहाँ से लोगों को हायर करें और फिर उनको डेवलप करके आगे लेके जाएं। ये ऑब्वियसली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर एंटरप्रेन्योर्स एंड गवर्नमेंट टू ब्रिंग दोज बिजनेसेस इन द कंट्री। तो अगर हम इसको सीक्वेंस में देखें तो पहले हमें वो इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी ताकि कंपनीज बाहर से आएँ। फिर हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, लोगों को बताएं कि जो हमारे अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, MBAs हैं फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूशंस, राइट, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल के कौन सी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी नहीं है, अज्यूमिंग कि एवरीबॉडी इज डूइंग अ गुड जॉब, राइट। तो जो MBAs प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी फाइनेंस के प्रोफेशनल्स हैं, राइट। तो उनको बताया जाए कि ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं ग्लोबली भी और इन द कंट्री भी, राइट। और वहाँ से जब और फिर उनका करिकुलम इस तरह से डेवलप किया जाए कि जब वो जाएं उन टेस्ट के लिए, सब में एंट्री टेस्ट होगा, सब में प्रेजेंटेशन स्किल्स चेक की जाएंगी, और सब में इंटरव्यूज़ होंगे जो कि पैनल या ग्रुप इंटरव्यूज़ होते हैं। तो आपको इन तीनों फॉर्मेट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जब आप उस प्रिपरेशन के साथ जाएंगे
तो वहाँ पे आप ग्लोबली पूरी दुनिया के साथ compete कर रहे हैं, पूरी दुनिया से टैलेंट वहाँ पे आ रहा है, आपने compete किया बट यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। टेक्निकली तो हम, जैसे आपने कहा तो कि कोई मसला नहीं है हमारे लोगों को, टेक्निकली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हम लीडर नहीं बनते बट वी आर वेरी गुड इन एग्जीक्यूशन, इसलिए हम हमेशा लोअर या मिडिल मैनेजमेंट तक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। राइट, तो वो एस्पेक्ट मेरा ख्याल है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहले से कवर कर रही है एंड दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। राइट, उससे अब हमें देखना है कि लीडरशिप में जाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। राइट, ठीक, तो हमें अपना करिकुलम और अपनी ट्रेनिंग उस तरीके से एडजस्ट करनी चाहिए। राइट, जब ये दो चीज़ें, तीनों चीज़ें हो जाएंगी कि हम इंडस्ट्री सेक्टर की बेस ब्रॉड कर लेंगे, राइट, हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, राइट, और उनको उस तरीके से ट्रेन कर देंगे कि जब वो जाएं एटलीस्ट इन द बिगिनिंग तो उनको पता हो कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, उसकी प्रिपरेशन करके जाएं एंड दे बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। राइट, जब ये लोग ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल टेक certain number of years Yeah. to get to senior management or executive levels. Right. लेकिन उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये आएगा कि उन कंपनीज को पता होगा कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये टैलेंट अवेलेबल है, who can become big leaders in their vertical. तो फिर उसकी जब एप्रिसिएशन होगी उन कंपनीज में और उनको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें यहाँ से भी हायर किया जा सकता है, तो आई एम श्योर कि हमारे लोगों को भी वही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ग्रोथ की जो हमारे हमसाया मुल्क में है या वेस्ट में है। Right. So it is all about industrial sector, grooming your people and telling them what opportunities are available and taking them to that platform where they can take the start. परफेक्ट, बड़ा अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर हम ये जो 3 रीजंस आपने बताए, जिसमें पहली आपने बताई लीडरशिप प्रोग्राम्स की जो बात है, तो हमने देखा है कि कुछ लोग, जैसे हम अगर जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें तो उसमें हमारे कुछ पाकिस्तानी गैस में भी गए, बट इफ़ वी सी देम टुडे तो अभी भी वो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाए। तो अगर हम इससे नेक्स्ट लेवल पर जाएं और आपसे थोड़ा सा पूछने की कोशिश करें, और जिन लीडर्स को हमने देखा कि जो रीजनल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर उनके साथ हम रहे, एक तो उन लीडर्स को देखें और एक हम मॉडल लें, लेट्स से जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए लोग हैं, और फिर हम लीडरशिप का वो कॉन्सेप्ट लें जो हमने जनरल इलेक्ट्रिक में देखा। तो मुझे यूं लगता है कि लीडर जो है ना, ही हैज़ टू बी एवरीथिंग, ही हैज़ टू बी एवरीवेयर। व्हेन वी से ही हैज़ टू बी एवरीवेयर मींस कि उसकी जो प्रेजेंस है वो हर जगह मौके की रिक्वायरमेंट के लिहाज से है, उसको टेक्निकली स्ट्रांग भी होना है, उसको मोटिवेशन भी देनी है, उसको इंक्लूसिवनेस भी देनी है, उसको कस्टमर सेंट्रिक भी होना है, उसको जोकर भी होना है, उसको जगलर भी होना है। राइट, आपके जो टीम इवेंट्स हो रहे हैं उनके अंदर उसको अगर वहाँ पे मंकी बनना है तो वो भी बनना है। राइट, और अगर एक वो कह रहे हैं कि जी एक इवेंट है इसमें सब मंकी बनेंगे, तो ही विल हैप्पीली चूज टू बी द लीडर ऑफ देम। राइट, जबकि मैंने ये फील किया है कि हमारे जो स्पेशली CAs एंड ACMAs हैं वो मतलब उनके सामने अगर मैं समटाइम्स ऐसा इवेंट चूज करता था या कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करता था, तो मुझे लगता था कि मुझे ये फीलिंग आती थी उनके सामने, बिकॉज दे आर टेक्निकली सो स्ट्रॉन्ग। तो मैं ये फील करता था कि शायद मैं कोई, जैसे आप अपनी स्ट्रीट में सोशल वेलफेयर का काम कर रहे होते तो उसमें उस बंदे को हम ज़रा थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग देते हैं कि यार ये क्या कर रहा है। राइट, क्योंकि बिकॉज दे आर सो सीरियस। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने टेक्निकल नॉलेज में एक्सट्रीम पे चले गए हैं, और उस एक्सट्रीम का जो प्रेशर है, जब वो एक स्टूडेंट होते हैं आप CA के, तो वो इतना प्रेशर आपको होता है कि उसमें आपकी जो पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग है वो सम हाउ किल हो जाती है। अब मैं कैसे कह रहा हूँ कि आपको ज़रा इसके लिए टाइम चाहिए ना, अपनी उस एज में लर्न करने के लिए, कि आप जब आप लीडर की बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। राइट, आपने इवन अपने कपड़े कैसे पहने, राइट, आप खड़े कैसे होते, आप बात कैसे करते, इवन आजकल आपको पता है कि हैंड मूवमेंट कैसे करनी, आपकी इंग्लिश का एक्सेंट क्या है। राइट, तो जो लोग ऑक्सफोर्ड से आते हैं उनका अगर आप देखेंगे जो एक्सेंट है, उनकी जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग पे जो वो स्पेंड करते हैं, इवन लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वॉच कौन सी पहननी है। राइट, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, इस चीज़ के ऊपर भी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा सा एक स्टेप नीचे आकर देखें, तो मेरा ख्याल है कि एक ये भी एस्पेक्ट है कि टू मच ऑफ टेक्निकल नॉलेज किल्स योर इमोशंस, और वो जो लीडरशिप का जो आपका एक कलरफुल मिजाज होता है आगे बढ़ के हर चीज़ को, मतलब इट्स नॉट, क्योंकि जब आप एग्जेक्टिव लेवल पर जाते हैं तो आपने ऑपरेशंस को भी देखना है,
आपने फाइनेंस को भी देखना है, आपने एचआर को भी देखना है, राइट? आपने हर एक को देखना है, आपने कस्टमर को भी देखना है, और आपका कस्टमर जो है वो ज़रूरी नहीं आपके फील्ड से हो, उसकी उसकी प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है आपकी टेक्नोलॉजी का एक पार्ट ले रहा हो। तो उस सिनेरियो में आप क्या समझते हैं कि इस फैक्टर को हम कैसे कवर करें कि हमारा जो आईकैप का जो एक स्टूडेंट है और जो एसीएमए का है, एमबीएस में सम हाउ बिकॉज दे हैव टाइम, राइट? उनका एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है। तो इस फैक्टर पे आपका मुझे इनटेक चाहिए, तो क्या जो मैं बात कह रहा हूँ ये फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू अचीविंग द टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल? और अगर है तो क्या ये बात ठीक है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज का जो प्रेशर है वो उस स्टूडेंट के को इतना टाइम नहीं देता कि वो ये चीज़ देख सके कि आज वर्ल्ड किधर जा रही है, उसमें बॉडी लैंग्वेज, वो आईकैप और एसीएमए का स्टूडेंट एक कलरफुल इंसान भी नज़र आए, स्पेशली इन द एज ऑफ 24-25? मेरे ख्याल में इंसान बड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसका कोई एक आंसर सही आंसर नहीं हो सकता। इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, और अभी जो मैं कहूँगा वो प्योरली मेरे अपने व्यूज़ हैं इसके बारे में। मेरे ख्याल में टेक्निकल नॉलेज या उसके ऊपर जो फोकस है, इट डजंट किल एनीथिंग एल्स। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने उसको समझ लिया है कि बस एक ही चीज़ करनी है। हम उसको वेल राउंडेड कोर्स नहीं बनाते या वेल राउंडेड पर्सनैलिटीज़ नहीं बनाते। और पर्सनैलिटीज़ अगेन, कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट आपको मिलेंगे, वो उस चीज़ को देख के लर्न कर लेंगे, उन्हें समझ आ जाएगी कि ये चीज़ करनी है, एंड दे आर ऑलरेडी एक्सट्रोवर्ट, तो वो उसको लर्न करके उसका पार्ट बन जाएंगे। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होंगे, उनको आप जो मर्जी कह लें, दे विल बी नेचुरली शाय, उनकी अपनी स्फीयर ऑफ स्ट्रेंथ होगा, वो उसमें बहुत अच्छा करेंगे और एक्सेल करेंगे। लेकिन अगर आप उनको कोई और इस तरह से काम करना चाहेंगे जहाँ पे उनको एक्सट्रोवर्ट होना है, तो उसके लिए उनके लिए मुश्किल होगा कि वो उतने एक्सट्रोवर्ट हो सके। तो एक कॉम्बिनेशन है, इसीलिए जब टीम्स बनाई जाती हैं, जो सीनियर लीडर बंदा होता है वो हमेशा ऐसी टीम बनाता है जो कॉम्बिनेशन हो हर किस्म के स्किल सेट का, हर किस्म के लोगों की पर्सनैलिटीज़ का, ताकि जो आउटकम वो चाह रहा है वो सारे मिल के उस आउटकम तक पहुँच सकें। लेकिन फ्रॉम करिकुलम पर्सपेक्टिव, अगेन जो हमारा पहला पॉइंट था वो यही था कि हमें ऐसा करिकुलम डेवलप करना है कि जब वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को कैटर कर सकें। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि किसी बंदे को जाके वहाँ पे चीज़ें, जगलर भी बनना है और मैजिशियन भी बनना है और सारी चीज़ें करनी है, तो फिर हमें वैसे ही लोग प्रोड्यूस करना पड़ेंगे, और सिर्फ वही लोग फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और ग्रो करेंगे। अगर आप किसी और टाइप का बंदा वहाँ पे ले जाएंगे, वो स्टिल उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो जाएगा, उसका पार्ट भी बन जाएगा, बट ही कैन ओनली ग्रो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ही कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट लेवल जो कि एक दूसरी टाइप की पर्सनालिटी कर सकती है। तो हमने जितने भी लीडर्स देखे हैं, दे आर नेचुरली एक्सट्रोवर्ट। उनके लिए किसी के साथ भी कनेक्ट करना बड़ा आसान होता है। वो बैठते हैं एंड यू इमीडिएटली ओपन अप इन फ्रंट ऑफ देम, आप उनसे हर किस्म की बात कर सकते हैं, और वो आपको ट्रस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं या प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप सारी बातें कर सकते हैं। तो लीडरशिप के लिए ऑब्वियसली बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, लंबा टॉपिक है और शायद बहुत सारे उसमें हमें सेशंस करने पड़ेंगे कि हम उसके कुछ चीज़ें लेकिन एक अगर इसी बात को, अगर हम जो मैंने बात की इसको अगर हम एक वन वर्ड में करें, तो क्या हम कह सकते हैं कि लीडर को टेक्निकल नॉलेज के साथ स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए, राइट? और पॉइंट मेरा ये है कि क्या स्टडी का जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है वो 4 से 8 साल, क्या वो प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो उसकी स्ट्रीट स्मार्ट लाइफ को देखें? अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं रहे तो फिर आप सिंगल डायमेंशन होंगे, राइट? इफ़ यू आर सिंगल डायमेंशन, यू कैन बी टेक्निकली स्ट्रांग, यू कैन बी स्ट्रांग इन एनी अदर थिंग, बट मल्टी डायमेंशनल होने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए, लीडर बनने के लिए स्ट्रीट स्मार्ट होना जरूर, राइट? तो मेरा पॉइंट ये है कि शायद टेक्निकल नॉलेज का प्रेशर इतना ज़्यादा है जो आज तक हमने मेंटेन किया हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट? कि वो आपकी जो लाइफ का वो एक हिस्सा है। क्या ये बात, अगर हम इसको नेल डाउन करें, तो क्या ये बात ठीक है? मैं इसको प्रेशर नहीं कहूँगा, मैं इसको फोकस कहूँगा। ओके। कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का, जो बड़ी अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे कंट्री में, और प्रोबब्ली ग्लोबली भी यही सिचुएशन है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स प्राइमरीली, अगर आप, या CPS, अगर आप इनको लेंगे तो इनका करिकुलम इज ओनली फोकस्ड अबाउट टेक्निकल स्टफ, उनमें और कुछ भी नहीं है।
वही अगर आप MBAs में जाएंगे तो उनके लिए 2 साल की यूनिवर्सिटी लाइफ भी है। राइट वो उसमें ये भी देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में ओवरऑल क्या हो रहा है, दे आर पार्ट ऑफ द बिगर ऑर्गेनाइजेशन, राइट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें वो देखते हैं कि बाकी डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी की सारी एक्टिविटीज़ का पार्ट बनते हैं। और यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज़ आर नॉट फोकस्ड ऑन राइट टेक्निकल एस्पेक्ट ओनली, राइट। तो इसीलिए जब वो MBAs आते हैं उनके पास हो सकता है कि उतनी डेप्थ ना हो टेक्निकल अकाउंटिंग में, बट दे आर प्रोबेबली मोर ग्रूम्ड and well-rounded personalities compared to more technical chartered accountants and management accountants, right? Okay. तो फोकस का डिफरेंस है। हम्म इसमें फोकस जो है वो टेक्निकल नॉलेज पे ज़्यादा है, हम्म उसमें फोकस जो है वो लीडरशिप ज़्यादा है। मैनेजमेंट का जो MBAs करते हैं आपके या बिजनेस से जो लोग आते हैं, दे लर्न मोर अबाउट बिजनेस। और जब वो बिजनेस पढ़ते हैं तो उसमें वो HR भी पढ़ रहे हैं, उसमें वो Right. सेल्स भी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर वो ऑपरेशन भी पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के आते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और हर एक को कैसे डील करना है। तो वो चीज़ें वो लर्न करके आ रहे हैं। जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी और मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एज वेल विल बी टेक्निकल सेवी। टेक्निकली उनको सब कुछ पता होगा, दे विल बी द लीडर्स इन देयर फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड। बाकी सारी चीज़ें उनको इंडस्ट्री में जाकर सीखनी पड़ेंगी। या जब वो उसमें ग्रो करेंगे अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको वो सारी चीज़ें सीखनी है जो एक MBA पहले से 2 साल में सीख के आ रहा है। तो इट विल टेक देम सम टाइम टू गेट टू दैट लेवल। कुछ अरसे के बाद हो सकता है अगर उनको सेम अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो दे कैन बी आफ्टर सम टाइम एट द सेम लेवल फ्रॉम पर्सनालिटी पर्सपेक्टिव। लेकिन उससे ऊपर जो ग्रोथ है वो बहुत सारे इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स उसके लिए चाहिए। हर बंदा, आप एक्सट्रोवर्ट है, आपके अंदर इनेटली ट्रस्ट अवेलेबल है, कोई नहीं है तो डेवलप करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो सारी जिंदगी किसी को ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, अगर आप किसी को ट्रस्ट नहीं करेंगे यू कैन नेवर बी अ गुड लीडर। अगर आप गुड लीडर नहीं बनेंगे यू कैन नेवर बी एन एग्जीक्यूटिव और टॉप पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप पहुंच भी गए हैं किसी वजह से, यू विल नॉट बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए ओवरऑल कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है।